Hello everyone. Today we are going to cover Science Chapter 5 Soil. तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था चैप्टर 4 रॉक्स, है ना। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं सॉइल के बारे में। मैं थोड़ा बहुत बता दूं, जैसे कि हम लोग का जो अर्थ है वो क्या चीज से बना होता है, रॉक्स एंड सॉइल। तो प्रीवियस चैप्टर हमने रॉक के बारे में पूरा डिटेल में जाना, तो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे सॉइल। ठीक है, तो लेट्स कम टू फर्स्ट स्लाइड। तो ये क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, दीज आर द टॉपिक्स। सो डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर द डेफिनेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद लेयर्स ऑफ सॉइल, जिस तरीके से अर्थ का भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, उसी तरह सॉइल का भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन विल कम टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, देन सॉइल इरोजन, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड एट लास्ट सॉइल कंजर्वेशन। तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। सो वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारा प्लानेट अर्थ है जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना, जो वो क्या चीज से बना होता है, सॉइल एंड रॉक्स, है ना। तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो सॉइल है वो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है, जहाँ पे क्या जो प्लांट्स है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। अभी जो प्लांट्स को न्यूट्रिशंस वाटर जो भी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमारा ये सॉइल से, है ना। और ये जो सॉइल है ये बहुत बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स है या फिर अर्थवर्म है, उस उन लोगों को शेल्टर भी ये कौन प्रोवाइड करता है, ये सॉइल। तो इसीलिए सॉइल सॉइल को हम लोग क्या कह सकते हैं, एसेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, हेंस सॉइल इज एन एसेंशियल रिसोर्स। so let's learn the definition. The planet earth on which we live is made of soil and rocks. Soil is the uppermost layer of earth where plants grow. जिसमें plants grow करते हैं वो uppermost layer क्या कहते हैं उसके, soil. It provides plant with nutrients and water that they need to grow. अभी मैंने कहा था प्लांट को ग्रो होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स वाटर का जरूरत होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, सॉइल। और ये किसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, मेनी स्मॉल लिविंग थिंग्स सच एज अर्थवर्म्स एंड टाइनी माइक्रोब्स, एंड हेंस सॉइल इज हेंस एन एसेंशियल रिसोर्सेज। तो ये है डेफिनेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल के बारे में आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। सॉइल क्या है, सॉइल कौन सा लेयर है, अभी हम लोग जानेंगे सॉइल के बारे में थोड़ा और डिटेल में। अब ये जो सॉइल है, अब ये सॉइल के बारे में तो हमने जान लिया, ये जो सॉइल है ये अपर मोस्ट लेयर है जिसमें प्लांट ग्रो करता है। वो सॉइल क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है अर्थवर्म को, बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिज्म को। उसी तरह ये जो सॉइल है भाई, ये बना क्या चीज से है ना। जैसे थोड़ी देर हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रॉक, रॉक क्या चीज से बना होता है। तो उसी तरह सॉइल, सॉइल भी तो कोई चीज से बना होगा, ऐसे ही तो नहीं होगा ना। तो सॉइल क्या चीज से बना है वो भी हम लोग देखते हैं। सॉइल जो बनाता है वो बनता है क्ले, सैंड एंड रॉक पार्टिकल्स और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या है, अभी जैसे कि कोई भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी मर जाते हैं, मरने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल में ही रहता है। उसको उठा के कोई कहीं और फेंक कर, फेंकने से भी कहाँ फेंकेगा, सॉइल के ऊपर, है ना। तो वो जो रह जाते हैं धीरे 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 उसको टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, पर कुछ रिमेन्स बच जाता है, तो वो धीरे धीरे रहते रहते वो डिकम्पोज जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, द डिकेड ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ ऑल द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसी को कहा जाता है ह्यूमस। क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमस क्या है, ह्यूमस क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट इज ह्यूमस। द डेड द decayed organic matter consists of the remains of dead plants and animals and is called humus। जो remains, जो dead plants जो मर जाते हैं, animals फिर plants, वो जो रहते हैं वो क्या होता है, वो सॉइल में गिरे रहते हैं। कभी कभार कोई पत्ता या फिर झड़ जाता है तो वो पत्ता भी तो सॉइल में गिरता है ना। पर वो क्या होता है, धीरे धीरे कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको खाता है, पर कुछ कुछ तो वहां पे फेंक देता है ना, कुछ कुछ रह जाता है। तो वो जो रहता है वो रिमेन रहते रहते वो क्या बन जाता है, ह्यूमस। ठीक है, तो soil is made up of a mixture of clay, sand, rock particles and decayed organic matter। अब decayed organic matter मतलब समझ में आ गया होगा ये हो, है ना। तो soil is not as hard as rock। soil rock की तरह hard नहीं होता है। There are spaces between the particles of soil to hold water and air। जिस प्रकार से रॉक, रॉक के बीच में उतना स्पेस नहीं होता है और वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है, एयर को होल्ड नहीं कर सकता है। पर इन केस ऑफ सॉइल, सॉइल उतना हार्ड नहीं होता है जिस तरीके से रॉक होता है। वो उसके बीच में स्पेसेस रहता है ताकि वो क्या कर सके, वाटर को होल्ड कर सके, एयर को होल्ड कर सके। बिकॉज अगर ये वाटर और एयर को होल्ड नहीं करेगा तो फिर क्या प्लांट उसमें ग्रो हो पाएगी, नहीं। क्योंकि वाटर को तो मतलब जो प्लांट है उसको बड़े होने के लिए क्या चाहिए, उसको ग्रो करने के लिए चाहिए वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब तो चाहिए। तो ये अगर वाटर और एयर सॉइल प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा तो क्या प्लांट वहां पे ग्रो करेगा। जिस तरीके से अगर तुम ले लो रॉक, रॉक के ऊपर प्लांट ग्रो हो पाएगा, नहीं, क्योंकि वो तो वाटर और एयर को होल्ड ही नहीं कर सकता जो प्लांट को चाहिए। तो इसीलिए सॉइल
क्या होता है, वो उसके बीच में स्पेस होता है, वो वाटर और एयर को होल्ड कर सकता है, इसीलिए जो सॉइल है वो प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा सॉइल सॉइल कैसे बना होता है और सॉइल किस तरीके का होता है, एंड उसके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स, जैसे बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या होता है, स्पेस होता है, ताकि वो वाटर और एयर को होल्ड कर सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। तो ये जो डिफरेंट लेयर, जैसे कि हमने अभी सॉइल के बारे में तो पढ़ा, चलो सॉइल एक है जो सैंड, क्ले, रॉक पार्टिकल्स है, फिर जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, वो सबसे बनता है। बस जो ये सॉइल बनता है वो सॉइल के डिफरेंट लेयर्स भी होते हैं। ठीक है, तो पहला लेयर है टॉप सॉइल, देन द नेक्स्ट वन इज सब सॉइल, द थर्ड वन इज बेड रॉक। जैसे जैसे हम, जैसे सपोज एक, जैसे अगर तुम अभी घर के बाहर ही जाओगे, घर के बाहर मिट्टी है, अगर तुम उसको खोदते जाओगे, बहुत देर तक डिग करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, कभी कभार तुम्हें 1 to 2 मीटर के अंदर ही बेड रॉक दिखेगा। पर कभी कभी क्या होता है कि कई कई जगह में 100 से 200, मतलब 100 to 200 मीटर नीचे तुमको बेड रॉक देखने को मिलेगा। बेड रॉक मतलब जहाँ पे पूरा रॉक 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 होगा, बहुत सारे रॉक। ठीक है, जो लास्ट एरिया है, तो उसे हम कहते हैं बेड रॉक। जैसे कि यहाँ पे तुम ड्राइंग में देख पा रहे हो, सबसे पहला है टॉप सॉइल, देन सब सॉइल, एंड एट लास्ट बेड रॉक। पे हमारा टॉपिक है टॉप सॉइल, है ना। ये टॉप सॉइल क्या है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सॉइल का 3 लेयर्स होता है वो क्या क्या होता है, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। तो ये जो टॉप सॉइल है ये सबसे टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है। ठीक है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस। अभी थोड़ी देर पहले हमने ह्यूमस के बारे में जाना था कि ह्यूमस क्या है। तो ये जो टॉप सॉइल है ये टोटल क्या, ज्यादातर क्या चीज से बना होता है, ह्यूमस से बना होता है। ठीक है, इट इज द लेयर वेयर प्लांट्स ग्रो। ये जो लेयर है टॉप सॉइल, उसी में क्या ग्रो होता है, प्लांट्स ग्रो करती है। ठीक है, और इसका काम सिर्फ प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करना ही नहीं है, बल्कि इसका और एक काम है जो है तुम्हारा अब्सॉर्बिंग रेन वाटर विच फॉर्म्स द ग्राउंड वाटर। अगर समझो टॉप सॉइल नहीं होता, सॉइल इरोजन से टॉप सॉइल वैनिश होता, अगर टॉप सॉइल होता ही नहीं, ठीक है, सॉइल इरोजन के कारण, तब क्या होता है, ये जो समझ जो बारिश हो रही है, जो बारिश का जो पानी है, तो वो तो होल्ड नहीं कर पाता, है ना, सॉइल तो उसको होल्ड नहीं कर पाती, तो क्या ये ग्राउंड वाटर रहता, अगर ग्राउंड वाटर रहता ही नहीं तो क्या हमें पीने के लिए पानी मिलता, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ज्यादातर अर्थ पानी से भरा पड़ा है ना, पर क्या वो पानी पीने लायक है, नहीं। पर वो जो रेन वाटर है वो जब ग्राउंड वाटर बनती है ना, जब ये सॉइल उसको ऑब्जर्व करती है, उसको ऑब्जर्व करके रखती है, तब हम वो पानी पी सकते हैं। क्या हम समुद्र का पानी पी सकते हैं, नहीं। तो ये टॉप सॉइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत प्रीशियस है। ठीक है, the top layer of the soil is called topsoil. It contains a lot of humus. It is a layer where plants grow. The topsoil is very precious. It not only allows plants to grow but also helps in absorbing rainwater which forms the groundwater. जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, the topsoil is very very precious। क्यों, क्योंकि वो ना ही सिर्फ प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है, बट वो क्या करती है, वो आपका जो रेन वाटर है उसको भी अब्सॉर्ब करती है, और उसी से क्या बनता है, हमारा ग्राउंड वाटर। और टॉप सॉइल क्या चीज से बना होता है, इट कंटेन लॉट ऑफ ह्यूमस। ठीक है, जो आपका डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है उस चीज से, ठीक है, जो आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट आता है आपका सब सॉइल। द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड द सब सॉइल। जो लेयर है टॉप सॉइल के बिलो क्या होता है, सब सॉइल। सब सॉइल कंटेन्स मोस्टली मिनरल्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। उसमें मोस्टली मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और थोड़े अमाउंट में ह्यूमस। ओनली द डीपेस्ट प्लांट रूट्स रीच द सब सॉइल। अभी जो हमारा प्लांट का रूट है ना, कोई कोई प्लांट बहुत बड़ा होता है जिसका मतलब रूट बहुत लंबा, बहुत नीचे तक, मतलब बहुत पुराना प्लांट है, धीरे धीरे उसका वो ग्रो कर रही है, पर उसका जो रूट है धीरे 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 नीचे लेयर तक जाते रहते हैं। पर बहुत कम ऐसा प्लांट है जिसका मतलब एकदम सब सॉइल तक पहुंचती है रूट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत नीचे होती है। सब सॉइल कंटेन मोस्टली मिनरल्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ओनली द डीपेस्ट प्लांट रूट रीच द सब सॉइल। जिसका प्लांट रूट बहुत मतलब बहुत लंबा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत डीप तक जाती है, बहुत बड़े बड़े प्लांट के, है ना, तो बहुत बड़े बड़े ट्री हुए, तो वो सब कहाँ तक जाती है, सब सॉइल तक जाती है। तो अभी हमारा नेक्स्ट है वो है आपका बेड रॉक। जो हमने कहा था कि जो बेड रॉक पूरा मतलब रॉक से भरा पड़ा है ना, ये बहुत डीप, मतलब आप बहुत देर तक उसको, मतलब जैसे आप जब खुदाई करोगे ना, समझो आपका सॉइल है, उसको आप खोदते रहोगे खोदते रहोगे खोदते रहोगे, तो पहला लेयर तो आपका टॉप सॉइल है, फिर आपको सब सॉइल मिलेगी, और बहुत देर तक, मतलब कहीं कहीं तो आपको 1 to 2 मीटर के अंदर ही दिखेगा, और ज्यादातर 100 to 200 मीटर डीप आप खोदोगे तब जाके आपको बेड रॉक वाले लेयर दिखेंगे। ठीक है, द बॉटम लेयर इज मेड ऑफ the bottom layer is made of solid rock is called bedrock. A layer of broken rock rests on the bedrock. मतलब जो रॉक है, बड़े बड़े रॉक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ब्रोकन रॉक, वो कहाँ रहते हैं, बेड रॉक में। Some of this rock may have gone into forming the soil above.
कुछ कुछ रॉक, ये देखो आप ड्राइंग में देख पा रहे हो, कुछ कुछ रॉक जो है ऊपर वो आपका सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करने मतलब पहुंच जाती है। सारे रॉक तो यहाँ पे नहीं होते, कुछ कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो थोड़े इसके ऊपर भी लाई करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो सॉइल ऊपर वाले सॉइल को भी बनाने में हेल्प करते हैं। सम ऑफ दिस रॉक में हैव गॉन इनटू फॉर्मिंग द सॉइल अबव। ठीक है, अभी हमारा आता है नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अभी इतना देर हमने पढ़ा सॉइल क्या है, सॉइल कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉरी थ्री लेयर्स ऑफ सॉइल, दैट इज टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेडरॉक। अभी ये जो लेयर्स है, ये सब चीज, ये जो सॉइल ये बनता कैसे है ना, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका। तो सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, द कांस्टेंट एक्शन ऑफ wind, water and ice causes the rocks to break down into tiny pieces. This breaking down of rock is called weathering. Over a period of time, the tiny rock pieces turn into fine powder to form soil. अब ये क्या है, जैसे कि जो बड़े बड़े रॉक होते हैं ना, बड़े बड़े चट्टान जैसे रॉक, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट एक्शन मतलब बहुत तेज हवा, पानी, फिर आइस है ना, बहुत ज्यादा तेज सनलाइट, वो भी होने से क्या, धीरे धीरे वो जो रॉक है वो धीरे धीरे टूटने लगती है ना। टूटते टूटते जो ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक, इसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। देखो ये एक पॉइंट है, ये आपका डेफिनेशन में आ सकता है कि वेदरिंग क्या है। दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, और जब ये टाइनी रॉक ओवर मतलब बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि आज ही सॉइल फॉर्मेशन, ये भी टाइम लगता है, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये टाइनी रॉक क्या करते हैं, धीरे धीरे टूटे 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 क्या फाइन पाउडर मटेरियल जैसा बन जाता है। जब ये पाउडर मटेरियल जैसा बन जाता है तब वो क्या बनता है, सॉइल। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है देखो, टाइनी रॉक पीसेस टर्न इनटू फाइन पाउडर टू फॉर्म सॉइल। अंडरस्टूड। सॉइल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब ये जो सॉइल है, ये तो जो रॉक है वही टूटते टूटते बना है ना, तो छोटे छोटे पीसेस जब टूट गया है, वो फाइन पाउडर बन गया, तब जाके सॉइल बना है। तो कुछ कुछ होंगे कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे रॉक के, और कुछ कुछ होंगे थोड़े उससे बड़े, और कुछ होंगे थोड़े और उससे बड़े, तो वही चीज का अलग अलग नाम दिया गया है। दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर दैट ऑफ क्ले, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्ले। द मीडियम साइज पार्टिकल्स दैट आर दैट ऑफ सिल्ट, उससे मीडियम साइज जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट। और द लार्जेस्ट पार्टिकल जो थोड़े और सबसे बड़े बड़े हैं उसको हम लोग बोलेंगे सैंड। ठीक है, सॉइल फॉर्म स्लोली एट 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल में टेक अबाउट 500 to 1000 years to, मतलब 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल, सिर्फ इतना ही लेयर सॉइल बनने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, 500 से 1000 साल। ठीक है, so it is very very important to protect soil from being blown or washed away. तो ये जो सॉइल है, ये ऐसा नहीं ना कि आज हमारा सॉइल चाहिए हमको, चलो जाके सॉइल बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं। ये इतनी सा सॉइल बनने के लिए आपको कितना, 500 से 1000 साल लगते हैं सॉइल बनने के लिए। तो ये सॉइल अगर समझो सॉइल इरोजन हो गया, ये सॉइल ब्लोन अवे हो गया, वॉश्ड अवे हो गया, तो क्या ये हमारा, क्या वहाँ पे प्लांट ग्रो कर पाएगा? अगर प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा तो क्या हमें खाना मिलेगा? नहीं, बिकॉज ज्यादातर खाना तो हमें प्लांट से ही मिलता है ना, जो फूड हम लोग खाते हैं वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ऑब्वियसली। तो अगर ये सॉइल ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स भी नहीं रहेंगे, प्लांट तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सॉइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर सॉइल नहीं रहेंगे तो बहुत चीज में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। जैसे हमने पढ़ा सॉइल बन गया, है ना, सॉइल कैसे बनता है वो हमने जान लिया, पर अब ये जो सॉइल तो बन गया, पर ये सॉइल कैसे, ऐसा भी होता है ना कि जैसे ये जो सॉइल टॉप सेल है, कुछ ऐसा भी चीज है जिससे ये खराब हो सकता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे टॉप सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स व्हिच प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू अदर लिविंग थिंग्स, है ना। ये जैसे हमने पढ़ा था कि टॉप सॉइल क्या हेल्प करता है, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, और सबसे बड़ा चीज क्या है, वो शेल्टर भी प्रोवाइड करता है ना छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, और जो प्लांट्स है या फिर लिविंग थिंग्स है उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। तो टॉप सॉइल इज ऑल्सो होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स। द सॉइल इज अ प्रीशियस रिसोर्स, ये हमने पढ़ा है। तो however the soil is exposed to the environment, so it is always at a risk of being carried away by natural forces such as wind or water. तो सॉइल, अब सॉइल को हम लोग जैसे सॉइल अपर लेयर है ना, टॉप लेयर है, अब वो सॉइल के ऊपर तो हमने कोई ऐसे परत नहीं रखा है ना, या फिर कोई कुछ हमने ढक के नहीं रखा है जिससे वो मतलब एक्सपोज नहीं हो, पर वो एक्सपोज है, इन्वायरमेंट में एक्सपोज है। तो उससे क्या होगा कि जब भी बहुत तेज हवा आएगी या फिर आंधी तूफान आएगी या फिर बहुत तेज पानी वहां से बहेगी या फिर फ्लड आएगी, तो क्या होगा, जो वो अपर लेयर है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लोन अवे हो जाएगा, वो चला जाएगा, कैरिड अवे हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन। द वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, तो उसी को जब ये कोई भी तेज हवा, आंधी तूफान से जब ये जो अपर लेयर है सॉइल का वो ब्लोन अवे, वेयर चला जाता है, वॉश्ड अवे हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। और ये अगर सॉइल इरोजन होते रहा, कंटिन्यूसली होते रहा, तो हमारा सॉइल जो है वो क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल।
इनफर्टाइल मतलब वहां पे अगर तुम प्लांट ग्रो करोगे तो वहाँ प्लांट ग्रो नहीं करेगी अच्छे से। क्यों? क्योंकि जो ये जो टॉप सॉइल है ना, वो हमारे प्लांट को क्या क्या प्रोवाइड कर रही थी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही थी, जो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है ना। जैसे हम हम इंसान अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम लोग की ग्रोथ होगी? नहीं होगी। तो अगर प्लांट्स को भी तो खाना चाहिए है ना, तो वो चीज अगर उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी तो क्या वो ग्रो होगा? नहीं होगा। तो अगर ये अपर लेयर है यही वॉश अवे हो जाएगा तो क्या होगा? प्लांट्स ग्रो नहीं करेगी। तो इसीलिए हमें कोई कुछ कुछ चीजें जो हमें करनी पड़ेगी जिससे ये क्या होगा, सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या क्या चीज से सॉइल इरोजन हो सकता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। जैसे कि सपोज हमने ये तो जान लिया कि सॉइल इरोजन क्या होता है, कि जो अपर टॉप सॉइल है वो वॉश्ड अवे हो गया तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। और ये सॉइल इरोजन किस किस कारण से हो सकता है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो थ्री मेजर कॉजेज है, जैसे देयर आर थ्री मेजर फैक्टर्स दैट कॉजेज सॉइल इरोजन। दीज आर रनिंग वाटर, विंड एंड डिफॉरेस्टेशन। रनिंग वाटर होता है जैसे कि समझो बहुत तेज पानी चल रहा है, जैसे कि कभी फ्लड आ गया या फिर बहुत कहीं से नदी का पानी बहुत मतलब बहुत स्पीड से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, टॉप लेयर है उसको ले जाएगी है ना, तो उसे रनिंग वाटर से। विंड, बहुत तेज हवा आई तो वो भी लेके चलेगी। डिफॉरेस्टेशन मतलब अगर तुम प्लांट काटते रहोगे, ट्रीज को काटते रहोगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, तो उससे भी सॉइल इरोजन हो सकता है। तो हम इसी को डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। सॉइल इरोजन ड्यू टू रनिंग वाटर। रनिंग वाटर इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। ये जो रनिंग वाटर, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जैसे कभी कभार आप देखते हो है ना, जो नदी के सामने इलाका होता है या फिर कहीं बहुत मतलब नदी सामने है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी नदी ओवरफ्लो भी हो जाती है, ज्यादा बारिश हो जाता है तो क्या हो जाता है, नदी ओवरफ्लो हो जाती है ना। तो यही हम व्हेन रेन ड्रॉप्स हिट द ग्राउंड, जब बहुत तेज बारिश होती है तो वो हमारे ग्राउंड को हिट करती है। दे लूजन द पार्टिकल्स इन द टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल है, जब बहुत तेज बारिश होती है ना तो धीरे धीरे, चाहे वो कंटिन्यूसली होते रहे तो उससे क्या होता है, जो हमारा टॉप सॉइल का जो पार्टिकल्स है ना वो धीरे धीरे लूज होते रहते हैं। दिस लूज सॉइल पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे बाय फ्लोइंग रेन वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन। समझो बहुत दिन से बारिश हो रहा है, बहुत तेज भी नहीं हो रही है पर कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है, ठीक है, तो उससे जो हमारा टॉप लेयर है ना, जो टॉप सॉइल का जो लेयर है वो क्या होता है, धीरे धीरे लूज होते रहेगी उसके जो पार्टिकल्स है। तो जब थोड़े ही मतलब समझो पानी एक जगह ब्लॉक हो गया और जब वो पानी फ्लो होते रहेगी, रेन वाटर जब फ्लो होगा तो वो क्या होगा, वो जो टॉप सॉइल है ना वो उसी पानी क्या करेगा, उसको बह के लेके चला जाएगा, तो वो टॉप सॉइल के जो लेयर को खराब कर दिया, तो वही तो हो गया ना सॉइल इरोजन। तो व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज इट फ्लड्स द एडजॉइनिंग एरियाज एंड वॉश्ड अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल। जब भी फ्लड भी आती है तो फ्लड क्या करते हैं, बहुत तेज पानी होता है फ्लड में है ना, तो वो भी क्या करती है, जो टॉप सॉइल है, जो फर्टाइल टॉप सॉइल है उसको भी वॉश अवे कर देती है। ठीक है, तो ये सबसे मेन कारण है सॉइल इरोजन का। दूसरा है हमारा ड्यू टू विंड। जैसे कि विंड इरोजन इज मोर कॉमन इन एरियाज दैट हैव वेरी लेस वेजिटेशन। जैसे आप देख सकते हो जहाँ मतलब प्लांट बहुत कम है, ठीक है, ज्यादा वेजिटेशन मतलब कि ज्यादा प्लांट वगैरह नहीं है, जैसे आप वहाँ पे डेजर्ट एरिया में तो ज्यादा प्लांट नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत तेज हवा जब आती है तो उसको रोकने के लिए कोई चीज नहीं होता। पर अगर आपका बड़ा बड़ा ट्रीज होगा तो जब विंड रहता है, मतलब जब विंड ब्लो होता है ना तो उसको उसकी स्पीड को कम किया जा सकता है, मतलब कम हो जाता है जब क्योंकि एक प्लांट को टकरा के दूसरा, तो वो स्पीड पर अगर कोई प्लांट ही नहीं होगा, कोई ट्री नहीं होगा तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा। उससे भी क्या होता है, जो टॉप सॉइल होता है ना, तो वो भी वॉश्ड अवे हो जाता है, वो भी कैरिड अवे हो जाता है। ठीक है, तो विंड इरोजन इज मोर कॉमन इन एरिया दैट हैव वेरी लेस वेजिटेशन। ठीक है, wind blows away finer soil particles including organic matter। जो organic matter है, ह्यूमस है ना, वो भी क्या होता है, washed away हो जाता है। अगर ह्यूमस नहीं रहेगा वो भी nutrients प्रोवाइड नहीं करेगा। this makes the soil less fertile। wind also exposes the roots of plants which could kill them। कभी कभार क्या होता है कि इतनी तेज हवा आती है कि कुछ कुछ जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसके रूट्स तो एकदम नीचे तक सब सॉइल तक नहीं गए होते, ऊपर तक ही रहते हैं, टॉप सॉइल तक है ना, तो वो भी कभी कभार क्या होता है, रूट्स को भी जड़ से उखाड़ देते हैं ना, तो रूट को भी हार्म कर सकता है। तो ये क्या करता है, उससे प्लांट का भी डेथ हो सकता है, विच वुड किल देम है ना। कांस्टेंट एक्शन ऑफ विंड चेंजेस द शेप ऑफ रॉक्स एंड सैंड ड्यूज। तो कांस्टेंट विंड से ये जो रॉक्स एंड सैंड है उसका भी शेप चेंज हो जाता है, कभी कभी बहुत तेज हवा भी चलती है ना, तो उसके कारण ये चेंजेस भी आ सकते हैं। तो लास्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन का लास्ट कारण। तीन मेजर था, सबसे पहले हमने पढ़ा रनिंग वाटर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा विंड, अब है हमारा डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन जैसे हम लोग प्लांट को यूज करके बहुत सारी चीज बनाते हैं है ना, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, फर्नीचर, हाउस, डेकोरेटिव आइटम्स, प्लांट से बहुत सारी चीज बनते हैं। ये जो आप पेपर में लिखते हो वो भी प्लांट से बनता है ना, वुड, जो वुड से।
फिर कार्डबोर्ड, फिर फर्नीचर, घर में आप लोग का वुडन फर्नीचर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं हम तो ये वुड का ही बनाएंगे, ये ज्यादा देखने में सुंदर होता है, तो फर्नीचर भी वुड के होते हैं, कुछ कुछ घर भी वुड से बने होते हैं, फिर डेकोरेटिव आइटम्स भी वुड के। तो ये तो वुड है, ये ऐसे ही तो नहीं मिलेगा, प्लांट को काट के ही मिलेगा, ट्रीज को काट के ही मिलेगा, है ना। तो ये जो वुड फ्रॉम ट्रीज इज यूज टू मेक मेनी थिंग्स सच एज पेपर, कार्डबोर्ड, फर्नीचर, हाउसेज एंड डेकोरेटिव आइटम्स। तो ये डेकोरेटिव आइटम्स, फर्नीचर, ये सब कब बनेगा, जब आप ट्री को काटोगे, फॉरेस्ट को काटोगे, है ना। तो ये जब काटते रहते हैं, जब हम लोग ह्यूमन अपने नीड्स के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रीज काटते रहते बिना सोचे समझे, तो उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। Forests are also cut down to clear space for building houses and setting up industries. This large scale cutting down of trees is called deforestation. कभी कभार जैसे देखते हैं ना कि रास्ता बनता है, कहीं कहीं रेलवे लाइन बनता है, कहीं कहीं इंडस्ट्री सेट होती है, कहीं कहीं लोगों को घर बनाने के लिए, तब क्या करते हैं इंसान लोग, फॉरेस्ट को काटते रहते हैं, है ना, धीरे धीरे ट्रीज को काटते हैं। तो उसी से जब कटिंग डाउन लार्ज स्केल में हम लोग ट्रीज को काटते हैं, तो उसी को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर ट्रीज नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्री नहीं होंगे, बहुत कम ट्रीज होंगे, तो जो विंड का जो स्पीड होगा ना वो ज्यादा होगा। पर अगर आपका ट्री होगा बहुत सारा, तो जो विंड का स्पीड है तो वो कम हो जाएगा। तो विंड से जब ये टॉप सॉइल, वो तो बच जाएंगे, है ना। अगर बहुत सारे ट्रीज आप लगाए हुए रहोगे और अगर विंड भी बहुत तेज आएगी, तो वो जो पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, वो क्या करेंगे, विंड के स्पीड को रोक लेंगे, मतलब उसको कम कर देंगे। तो उससे जो आपका टॉप सॉइल है वो तो बच जाएगा, है ना। तो इसीलिए डिफोरेस्टेशन भी एक कारण है आपका सॉइल इरोजन का। The roots of trees hold the soil together. So deforestation makes soil vulnerable to erosion by wind and water. ये जो प्लांट है ना, बड़े बड़े प्लांट के जो बड़े बड़े ट्रीज के जो रूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल सॉइल को एक साथ में होल्ड करके रखते हैं। तो जब भी समझो फ्लड आई या फिर बहुत तेज रनिंग, मतलब ओवरफ्लो हो गया रिवर, अभी बहुत तेज हवा आई, तो वो क्या करता है, वो जो रूट उसको होल्ड करके रखता है सॉइल को, ताकि वो वॉश्ड अवे या कैरिड अवे ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा हम लोग को लगाने चाहिए और ट्रीज होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। तो ये हो गया आपका लास्ट कारण जो आपका सॉइल इरोजन हो सकता है। अभी सॉइल इरोजन हो गया, तो अभी आपने जान लिया है कि सॉइल इरोजन क्या क्या चीज से हो सकता है। तो आप इतना तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीज आपको करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो अभी वही चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि सॉइल जो ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, उसको हम लोग कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, है ना। डिफो समझो इरोजन, वो तो फ्लड तो आएगी, है ना, फ्लड तो आएगा हर साल, हम लोग के यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फ्लड आता है। पर ये तो नहीं ना कि फ्लड आएगी तो हम लोग सॉइल को नहीं कंजर्व करके रख सकते। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज भी है, उपाय भी है, जिससे हम सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं, ताकि उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो हो और हमें कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। बिकॉज विदाउट प्लांट क्या है, कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा रह सकता है नहीं। तो और प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सॉइल। सो इस सॉइल को कंजर्व करने का डिफरेंट डिफरेंट हम लोग वेज यहाँ पे जानेंगे। टॉप सॉइल इनेबल्स अस टू ग्रो आवर फूड. However, soil erosion takes away the topsoil and humus. It makes the land infertile. जो हमने पढ़ा था, अगर टॉपसॉइल कैरिड अवे हो जाएगी तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाता है। इनफर्टाइल मतलब वहाँ पे अगर मतलब फर्टिलिटी खो जाती है, अपने जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो चली जाती है, तो उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। सो वी नीड टू मेक एफर्ट्स, सो वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हम लोग को एफर्ट डालना चाहिए कि ताकि हम सॉइल इरोजन को रोक सके, है ना। द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। द प्रिवेंशन मतलब रोकने की तरीका है ना, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब देयर आर बहुत सारे वेज है जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो उसमें से है टेरेस फार्मिंग, एफोरेस्टेशन, ग्रोइंग ओवर कवर क्रॉप। अब ये सब क्या है वो हम डिटेल में जानेंगे। तो टेरेस फार्मिंग, अब ये टेरेस फार्मिंग क्या है ना। आप पिक्चर में तो देख ही सक रहे हो, पर शायद बहुत जन ने सामने से नहीं देखा होगा। अगर आप हिली एरियाज में गए होंगे कभी घूमने या फिर वेकेशन में, तब आपने ये सब सारे देखे होंगे। टेरेस फार्मिंग ये क्या होता है, फार्मर्स इन हिली रीजन्स कट द स्लोप्स ऑफ हिल्स इनटू स्टेप्स और टेरेस। जैसे अब स्टेप्स होते हैं ना, जो सीढ़ी सीढ़ी की तरह, वो क्या करते हैं, हिल को कट करते हैं। उसी जैसे कि पहला लेयर स्मॉल लेयर, उसके नीचे नीचे नीचे, ताकि उससे क्या हो सकता है अभी हम लोग जानेंगे। वाटर गैदर्स ऑन द टेरेस rather than rushing डाउन द स्लोप, है ना। वाटर क्या हो जाए एक जगह में होल्ड करेगी। अभी ऐसा नहीं कि अगर
स्लोप ऐसे, हिल में क्या होता है, स्लोप ऐसे होता है ना। अगर ये टेरेस फार्मिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर वाटर फ्लो होता है तो एक ही बार में स्वाइप करके पूरा जो टॉप साइड है यहाँ से लेके एकदम बह के लेके चली जाएगी। पर अगर ये टेरेस फार्मिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर लेयर से एक जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो होल्ड करते करते एक एक लेयर में जाएगी, है ना, एक एक स्टेप्स में जाएगी। तो ये टेरेस फार्मिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर टेरेस फार्मिंग होगा तो ये जो सॉइल इरोजन है उसको हम लोग रोक सकेंगे, मतलब जो ऊपर का लेयर है, जो तुम्हारा पानी पानी के बहाव से अगर मतलब जो वॉश अवे हो सकते हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं टेरेस फार्मिंग से, ठीक है। वाटर गैदर्स ऑन द टेरेस rather than rushing down the slope. This prevents soil from being carried away. It also makes the farming easy. इससे वो लोग का फार्मिंग जो है हिल में बहुत आसानी भी बनाती है ये टेरेस फार्मिंग करने से। क्योंकि अगर समझो, अगर ये टेरेस फार्मिंग नहीं करेंगे तो हिल तो ऐसे स्लोप जैसा रहेगा ना। अगर टेरेस फार्मिंग ऐसे ही करेंगे तो एक टाइम पे अगर बहुत ओवरफ्लो हो जाता है वाटर का तो वो ऐसे ही करके जाएगी एकदम सीधे, पूरा जो टॉप साइड है उसको पूरा बहा के लेके जाएगी। पर अगर टेरेस होगा तो वो धीरे 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 एक एक लेयर में जाएगी और वहां पे भी जमा होते जाएगी। उससे क्या होगा, जो वहां के जो टॉप साइड है वो वहीं रह जाएंगे, है ना। अगर जाएंगे भी तो बहुत कम, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग कवर क्रॉप्स। अब ये कवर क्रॉप्स क्या है, ठीक है। फार्मर्स यूज सेवरल मेथड्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फार्मर्स बहुत तरीके यूज करते हैं, जिससे बहुत सारे मेथड यूज करते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, है ना। अगर सॉइल फर्टाइल ही नहीं रहेगा तो क्या प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है ना। तो फार्मर्स बहुत सारे मेथड ऐसे यूज करते हैं जिससे क्रॉप की फर्टिलिटी बनी रहे। They let the field lie fallow between two major crops. After harvesting the first crop and before sowing the next crop. However, the empty field becomes prone to erosion. To prevent this, farmers often grow fodder or other useful crops during this period. These crops are grown to cover the empty fields and so they are called cover crops. जैसे कि फार्मर्स ने यहाँ पे ग्रो एक समझो एक क्रॉप उन्होंने उगाया है, ठीक है। तो कुछ कुछ बीच में स्पेस भी होता है जहाँ खाली जगह रहता है। तो वो अगर खाली जगह रहने से क्या हो सकता है, कभी भी तेज हवा आई या फिर पानी का बहाव आया तो वो जो खाली जगह है उसका जो लेयर है, उसका तो लेयर को वो लेके बहा के लेके जा सकती है ना। तो वो जगह का क्या हो गया, जो टॉप सॉइल था, जो फर्टिलिटी था, उसको खराब कर दिया। तो उसी को रोकने के लिए क्या करते हैं फार्मर्स, कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप्स भी आगे पीछे मतलब उसके एम्प्टी जगह पे ग्रो करते हैं, ताकि वो इस चीज को रोक सके। उसी टाइप के क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, कवर क्रॉप। कवर क्रॉप्स प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कैरिंग टॉप साइड अवे, ठीक है। ये जो कवर क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो टॉप सॉइल है उसको मतलब रोकते हैं कि ताकि मतलब जो टॉप लेयर सॉइल की जो टॉप लेयर है उस वो विंड या तो वाटर से बह ना जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रोइंग कवर क्रॉप्स। और है हमारा एक है लास्ट, दैट इज एफॉरेस्टेशन। जैसे हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन में हमने क्या कहते हैं, लार्ज स्केल में अगर ट्री को काट दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। पर वही अगर हम लोग प्लांटिंग करें मोर और मोर, ताकि फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सके, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एफॉरेस्टेशन। Afforestation is the act of planting more and more trees to increase the forest cover. It is an effective method to control soil erosion. जैसे मैंने कहा था, अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट ग्रो करोगे, वो बड़ी बड़ी ट्री बनेगी, है ना। जब ट्री बनेगा तो उसका जो रूट है, रूट क्या करेगा, सबसे पहले तो वो रूट जो है वो सॉइल को होल्ड करेगा। सबसे पहले बहुत तेज अगर पानी आई, बहुत फ्लड आ गया या फिर बहुत तेज हवा आई तो वो जो रूट है वो सॉइल को पकड़ के रखेगी, तो होल्ड करके रखेगी, तो वो टॉप सॉइल नहीं जाएगा उड़ के या फिर वॉश्ड अवे नहीं होगा, है ना। या फिर अब जो बड़े बड़े ट्री है वो और क्या चीज में हेल्प करेंगे, जब बहुत तेज हवा भी आएगी तो वो स्पीड को भी कम कर देंगे, है ना। क्योंकि एक ट्री बहुत सारा अगर आप ट्री लगाओगे तो ये यही चीजें, द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय विंड और वाटर। तो यही है एफॉरेस्टेशन, जिससे आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, है ना। तो ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही टॉपिक था। सबसे पहले हमने पढ़ा सॉइल का डेफिनेशन क्या है ना, डिफरेंट सॉइल का डिफरेंट लेयर क्या है, 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स है। उसके बाद हमने पढ़ा सॉइल इरोजन। सबसे पहले हमने ये तो जान लिया कि सॉइल क्या है, सॉइल कितने लेयर्स होते हैं सॉइल के, फिर सॉइल बनता कैसे है। अब ये सारे चीज हो गए, पर वो सॉइल इरोजन भी तो होता है जिससे वो सॉइल बह जाते हैं या फिर वॉश अवे हो जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है ना, जिससे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकेगी। और प्लांट आज सभी जानते हैं कि प्लांट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो फिर सबसे पहले हमने जान लिया कि सॉइल इरोजन क्या है। अब सॉइल इरोजन के तरीके क्या है, किस किस तरीके से सॉइल इरोजन हो सकता है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि सॉइल इरोजन को हम लोग रोक कैसे सकते हैं, है ना। उसके भी हम लोग ने 3-4 तरीके पढ़े। तो ये था हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक। सो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू।